हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो इसमें अब हम करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये तो तुम्हारा सिलेबस है ऐसे, ठीक है। इसमें ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, इससे पूरा एक क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीनों चीज बनाकर तुम्हारा एक क्वेश्चन बन जाएगा। फिर लिंग्विस्टिक एज अ साइंस करके दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। टाइप्स ऑफ क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस अपने आप में एक क्वेश्चन बनेगा। और फिर मैंने क्वेश्चंस में सिंपल सेंटेंस को नहीं दिया है, ठीक है, दिस इज कट। एंड कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन को भी नहीं दिया है, ठीक है, हमने ये भी कट कर दिया है। क्यों कट कर दिया है? क्योंकि जब तुम टाइप्स ऑफ क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस पढ़ोगे तो क्लॉजेस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट ही होता है तुम्हारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, देन यू हैव कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो ये तो क्लॉज के ही टाइप हैं। और फिर वही होता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, सबऑर्डिनेशन क्या है, जो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आपको लगते हैं क्या वर्ड्स के सब है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ क्लॉजेस ओनली। तो इनके बीच में अगर डिफरेंस क्वेश्चन बनता भी है तो अगर टाइप्स ऑफ क्लॉजेस ढंग से आपने कर लिया है सो यू आर गुड टू गो। एंड सेंटेंसेस तो है ही अपने आप में। सिंपल सेंटेंस, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, उसमें सिंपल सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, एंड देन आपका होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो ये सारे मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। तो इसमें ये सिंपल सेंटेंस भी कवर हो गया, इसलिए मेन क्वेश्चन तुम्हारा ये बनेगा। ये दोनों अगर इसमें से आ भी जो आता है तब भी कर लोगे, नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज से एक बनेगा। देन स्पीच मैकेनिज्म लास्ट ईयर में आया नहीं था, बट स्टिल अगर आपको करना है आप कर सकते हो पा रहा है। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच या स्पीच मैकेनिज्म चाहो तो इसे भी अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि पेपर में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने हैं, आपको सारा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करके आने, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फनीम एलोफोन से बनाया हमने। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट से बनाया है। वॉल्स और कॉन्सोनेंट साउंड होता है, ठीक है। देन सिलेबल, ये जो 4th यूनिट है इससे हमने जो क्वेश्चन बनाया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड डेफिनेटली वो कर लिया तो दिस यूनिट इज कंप्लीटली कवर्ड। और मैं तुम्हें आंसर भी बता दूंगी कैसे लिखना है, बहुत इजीली हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन लैंग्वेज, ओरिजिन और उसका डेवलपमेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो लैंग्वेज तुम्हारा पूरा कर देना है, और ये चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे चाहे लैंग्वेज का तुमसे पूछ ले कि क्या स्कोप है, तब भी तुम्हें यही लिखना है स्कोप में उसके, कि लैंग्वेज हमें किस किस तरह से यूज आती है, ठीक है। स्कोप का मतलब वही हो गया, चाहे स्कोप पूछे कुछ भी पूछे, 1 वाला आंसर ही लिखना है। नंबर 2, डिस्क्राइब लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके ब्रांचेस, स्कोप और रेलेवेंस इन मॉडर्न एज। इन दोनों क्वेश्चन में से ऑब्वियसली देयर इज 100-200% चांसेस कि एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा। बहुत सही रहा तो 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे हमारे, एंड यू स्कोर रियली गुड, राइट। 15 मार्क्स में और 20 मार्क्स में कुछ भी हो सकता है इनमें से, क्योंकि स्टार्टिंग से ही यूजुअली 15 मार्क्स का दे रहे हैं। नंबर 3, एक्सप्लेन सिंटेक्स, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस और सेंटेंसेस। इसी में तुम्हारा टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में ही सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, 4 मैंने बता दिया। मैं बता देती हूँ कैसे लिखना भी है आंसर को। सेंटेंसेस में सबसे पहले लिखना कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं 2 तरह का। सब्जेक्ट क्या होता है, जो मेन इंसान होता है, या सब्जेक्ट जो मेन है जिसके बारे में बात हो रही है। फिर बाकी जो बचा होता है वो होता है प्रेडिकेट। लाइक यूजुअली सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन कभी कभी एम्फसाइज करने के लिए कहीं बीच में भी लग जाता है। जैसे मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट। तो मोहन जो है वो हमारा सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में बात हो रही है, इस सिंगिंग का सॉन्ग हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। यही तुमको इसमें लिखना है सेंटेंसेस में। फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आएंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस होता है, जो मैंने बोला मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट। फिर उसको इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि नेगेटिव हो गया तुम्हारा, मोहन इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क जिसमें लगता है हो गया, इज मोहन सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर नेक्स्ट आया तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी, वाओ मोहन इज सिंगिंग सो ब्यूटिफुली, राइट, सो मेलोडियसली, जो भी तुम्हें लिखना है, और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। तो ये जो वाव आया ये बन गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यही चारों एग्जाम वो लेके कि ये टाइप्स होते हैं, और फिर इसके एग्जाम्पल्स लिख दिया। एक ही को उठाकर अगर आप 4 एग्जाम्पल बना देते हो तो भी एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा कि वाओ इसको पता है कि कैसे कन्वर्ट भी करते हैं, राइट। तो ये सिंटेक्स क्या होता है भाई,
सेंटेंस का जो पार्ट होता है वो होता है सेंटेंस क्या है, अपने आप में जो भी वर्ड्स कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करते हैं उन्हें कहते हैं सेंटेंस, जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो वर्ड्स का ऑर्गेनाइजेशन, वो सिंटेक्स जो अपने आप में कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है, वो है सेंटेंस। तो तुम्हें क्लॉजेस पूछे सेंटेंस सिंटेक्स, ये वाला कर लोगे बहुत इजीली। सिलेबल, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट 4 से बना है, आना ही आना है इससे, कुछ भी चाहे इसका पार्ट निकाल कर तुमको दे दें लेकिन बनेगा जरूर। डिस्कस सिलेबल, सिलेबल तुमको डिस्कस करना है कि क्या होता है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, ठीक है, वो निकल रही है तुम्हारी सिलेबल। और यूजुअली इसमें नंबर ऑफ सिलेबल्स काउंट कैसे करते हैं, जो वोवेल साउंड जितने निकल रहे होते हैं, नंबर ऑफ वोवेल साउंड्स प्रोड्यूस, उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ सिलेबल्स आर यूज्ड एक वर्ड में, राइट। जैसे हर्षिता है, राइट, हर्षिता, ऐसे आप जहां जहां ब्रेक डाउन कर रहे हो उसको बोलने में, जहां जहां ब्रेक आ रहा है वहां वहां एक syllable है, so there are 3 syllables in this harshita. Okay, then sanya, sanya, right, sanya, two syllables. Stress क्या होता है, और weak stress और strong stress दो तरह के होते हैं। ठीक है, देखो weak stress वो होगा जिसपे आप काम emphasize कर रहे हो, जिन words पे, जिन syllables पे, वो होगा weak stress। ठीक है, जिन पे तुम ज्यादा emphasize कर रहे हो वो strong होगा, right। इफ कोई भी चीज है जिसपे तुम ज्यादा एम्फसाइज करके बोल रहे हो वो स्ट्रॉन्ग होगा। और एक चीज और तुम्हें इस आंसर में लिखनी है कि वीक स्ट्रेस यूजुअली जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं या जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो वीक स्ट्रेस का यूज करते हैं, वीक फॉर्म का यूज करते हैं। उनका ज्यादातर लैंग्वेज में वीक फॉर्म्स यूज होते हैं। इसी वजह से अगर कोई एक फॉरेन स्पीकर, जैसे हम इंडियंस इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उन्हें ये वर्ड्स जब वो उनके माउथ से सुनेंगे, ठीक है, हम इंग्लिश तो सीख लेते हैं लेकिन देखते हो आप फॉरेनर के, आप जब सुनते हो तो आपको लगता है अरे यार मुझे इंग्लिश नहीं आती क्या, आते हुए भी, बिकॉज वो उनका इतना फास्ट निकल जाते हैं कुछ वर्ड्स कि आप नहीं समझ पाते हैं। वो वीक स्ट्रेस उस पर देते हैं, वो इतना स्ट्रेस, इतना पफी नहीं देते हैं उसके ऊपर। अगर आप किसी चीज को बहुत जल्दी में बोल जाओगे तो वो चीजें एक फॉरेन स्पीकर को नहीं समझ में आएंगी। ये चीज तुम्हें भी लिखनी है कि वो यूजुअली वीक स्ट्रेस का यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द बैक ऑफ द सेंटेंस में, राइट। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इंटोनेशन, इंटोनेशन के डिफरेंट तरह के बताने हैं तुम्हें, टोन्स। फिर ये जो स्ट्रेस होता है, तुम किस तरह से सिलेबल्स का यूज कर, जो सिलेबल्स हैं तुम्हारे वो, उनपे तुम कितना कैसे स्ट्रेस कर रहे हो, ये चीज, ये स्ट्रेस और इंटोनेशन होता है कि तुम्हारा जो बोलने का पिच किस तरह से है, एक के बाद दूसरे सेंटेंस के बीच का जो डिफरेंस है, राइट, जो तुम्हारे बोलने का पिच है, वो दूसरे वर्ड का, दूसरे सिलेबल का जो डिफरेंस है, जो पिच है तुम्हारी, वो होती है इंटोनेशन। और इंटोनेशन प्लस तुम्हारा ये वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, यही डिसाइड करता है, दोनों मिलाकर स्ट्रेस और इंटोनेशन, ये दोनों को तुम्हारा जब मिलेगा ये डिसाइड करेगा कि एक्सेंट जो है वो कैसे बनता है किसी भी लैंग्वेज का, और स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें अच्छे से समझा देनी है कि भाई जिस तरह से आप जिस पे ऑब्वियसली फोकस करके बोलोगे, कैसे बोल रहे हो, फिर आपकी पिच कैसी है, ये सब मिलाकर डिसाइड करेगा कि आपका इंग्लिश का एक्सेंट कैसा होगा, राइट, ब्रिटिश एक्सेंट होगा या फिर अमेरिकन होगा, इंडियन होगा, ये डिसाइड करेगा। ये सब लिखना है इस आंसर में। डिस्क्राइब वेरियस टोन्स ऑफ इंटोनेशन, टोन्स ऑफ इंटोनेशंस में तुम्हें लिखना है, बहुत इजी। ये लग रहा है कि अरे यार ये अलग से, ये कुछ नहीं अलग से। टोन्स ऑफ इंटोनेशन में तुम्हारी टोन कैसी होती है यार, कभी अच्छी होती है, खुशीदार होती है, कभी तुम्हारी टोन दुखी वाली होती है, कभी तुम्हारी टोन एकदम एक्सक्लेमेटरी टाइप होती है, राइट। और कभी तुम कहीं जाते हो भाई, अपनी प्रिंसिपल से बात कर रहे हो या स्टाफ में किसी से बात कर रहे हो, टीचर स्टाफ से, तो उनसे एक फॉर्मल टोन में आप बात करते हो। तो इनके टाइप्स हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल, पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब जब तुम बहुत निराशावादी बातें करते हो, ठीक है, अरे यार क्या हो जाएगा, आई गॉट डायग्नोज्ड विद कैंसर एंड माय डॉग डाइड, ऐसी बुरी बुरी चीजें लिख देना उसमें एग्जाम्पल में, पेसिमिस्टिक। फिर उसी का अपोजिट ऑप्टिमिस्टिक होता है। टेंस होता, ऑप्टिमिस्टिक क्या हो गया, जो अच्छा होगा, उसमें कुछ अच्छा सा लिख देना कि ठीक है ये है मेरे पास कार है, ये वो बढ़िया बढ़िया खुशी वाला, आज का दिन बहुत अच्छा हो जाएगा, कुछ भी। टेंस जब आप रहते हो
परेशान रहते हो, ठीक है, वैसा लिख देना कि मेरे पास बहुत काम है, मैं टेंस हूँ, या पूरे दिन की वजह से मैं इन चीज़ों की वजह से टेंस रहा। क्यूरियस चीज़ें, जब आप एक क्यूरियस टोन प्रोवाइड करते हो कि बहुत क्या होने वाला है, इस चीज़ से लेके एक्साइटेड हो आप, यू नो, वी आर क्यूरियस टू नो अबाउट समथिंग, क्यूरियस टू नो अबाउट कि तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे क्या शाम को गिफ्ट मिलने वाला है। अपलिफ्टिंग जब बहुत ज़्यादा है कि अरे ये होगा, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ अपलिफ्ट कर रही है जो आपको खुशी दे रही है, जिस चीज़ से आपको ऐसी किसी ने आपको एडवाइस दी जिसकी वजह से आपका पूरा दिन बहुत अच्छा चला गया, आपकी टीचर ने या मैंने जैसे जो भी आपको क्वेश्चंस बताए वो एकदम अच्छे से आ गए, तो ये चीज़ आपको अपलिफ्ट की, या मैंने आपको अभी मान लीजिए मोटिवेट किया कि आपको पढ़ना है, नहीं बहुत अच्छे मार्क्स आने, एक दिन है, एक दो दिन में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सो यू नो, आपको उसके बाद आपने अच्छे से मेहनत की, अच्छा सा लिखा, एग्जाम दिया और बहुत अच्छे मार्क्स आए, ठीक है, दैट इज व्हाट अपलिफ्टेड यू। एग्रेसिव, जब आप बहुत गुस्से वाले में होगे। असर्टिव, जब भाई ये चीज मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं एकदम असर्टिव हूँ इस चीज को लेकर। इंफॉर्मेटिव, को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वैसा सेंटेंस लिख देना कि यू नो हमारी ब्रेन में देयर आर दीज मेनी हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर होते हैं, ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेटिव लिख दो तुम, ठीक है। देन एंटरटेनमेंट लिख दीजिए, एंटरटेनमेंट में अरे कुछ मजेदार सा, ठीक है, नॉक नॉक हुज देयर, नोबल हु, ऐसा करके कुछ भी, मतलब अच्छा सा सार्कास्टिक, जब आप कुछ भी किसी को टॉन्टफुल वे में कह रहे हो। और कोऑपरेटिव, जब किसी चीज में आप कोऑपरेशन कर रहे हो, मान लीजिए हम लोग एक साथ मिलकर अच्छे से प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऐसा कह दो कि नेहा वी विल मेक द प्रोजेक्ट टुगेदर, ऐसा करके कुछ लिख दिया, वो हो गई। ये सब लिखना है तुम्हें, टोन की क्या क्या वेरियस टोन्स जो होते हैं वो उसमें, ठीक है। सो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ के आओगे, बहुत अच्छे से करके आओगे। और अगर ये भी आज होता है कि इंटोनेशन का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, इंटोनेशन का फंक्शन क्या होता है, तो ग्रामेटिकल फंक्शन होता है, मतलब वो उसकी ग्रामर जो होती है, वो जहां पर आप स्ट्रेस करोगे, इंटोनेशन जहां पर आप बोलोगे, ठीक है, जहां पर स्ट्रेस होगा वहां से डिसाइड होगा, यही डिसाइड करता है कि तुम्हारे सेंटेंस का ग्रामेटिकली कैसे सही है, वो एक ग्रामेटिकल फॉर्म देता है सेंटेंस को। एटीट्यूडनल फंक्शन होता है, आपके सेंटेंस का एटीट्यूड बताता है, आपके इमोशंस को कन्वे करता है। मान लो मैं आज बहुत खुश हूं ना, तो मैं इंटोनेशन मेरा अलग ही होगा, मेरी पिच अलग ही होगी, है ना। मान लो मैं बहुत खुश हूं, ठीक है, तुमने मेरे सामने से कोई भी चीज दिखाई, कोई अच्छी सी आर्ट दिखाई, मैंने कहा, मैं बोलूंगी दिस आर्ट इज वेरी ब्यूटीफुल, यू नो, मैं बहुत ऐसे तेज बोलूंगी। लेकिन अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है और मुझे तुमने चीज दिखाई, मैं ऐसे बोलूंगी, या दिस आर्ट इज वेरी ब्यूटीफुल, यू नो। मैं बहुत देखा आपने कैसे वीक स्ट्रेसेस दिए मैंने जगह पर, बहुत खुश हूं तो या साथ इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें, ये डिफरेंस आ जाता है, आपका एटीट्यूड, आपका इमोशन सब कुछ बताता है। और ये एटीट्यूड भी बता रहा है, अगर मैं एकदम से यू नो बहुत अच्छा एम्फोसाइज नहीं कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में नहीं बोल रही हूँ, तो ऐसा लगेगा कि यार ये बहुत इसके अंदर एटीट्यूड है, यू नो, किसी की तारीफ नहीं कर सकती है। एसेंशियल भी देता है कि आपका एक्सेंट जो है वो प्रोवाइड करता है इंटोनेशन, ये तो मैंने दिखाई दिया, ये तो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है कि एक्सेंट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेस और इंटोनेशन जोड़ कर यही एक्सेंट हमारा देता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कुछ नहीं छोड़ के आओगे, जो मैंने जितना बताया वो भी लिख दिया ना तुमने, यू आर गेटिंग रियली ग्रेट मार्क्स। तो इतना सब समझाया, एग्जाम्पल्स दिए सब भाई। सो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया तुम्हारा, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज। ये अलग से दिया हुआ है हमारे पेपर में, तो ऑब्वियसली ये आने का बहुत अच्छा चांसेस है, आएगा ही आएगा। गिव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फोनीम एंड एलोफोन्स, ये भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल कर लेना। फोनीम क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, कर्स, ये सब फोनीम्स हैं हमारे, और एलोफोन्स उन्हीं को जब यूज करके हम वेरियस फॉर्म्स निकाल देते हैं, दैट इज एलोफोन, ओके। उसी का मैंने मान लो का एक एलोफोनीम है, राइट, के ए क लिखा हुआ है, वो एक फोनीम है, उससे मैं डिफरेंट वर्ड्स अगर बना दूं, बीट कार, बीट कैट, ठीक है, तो ये इसके एलोफोन्स हो गए, कि इसी से मैंने का को यूज कर मैंने कार बना दिया, मैंने कार, यू नो, ब्रिटिश में, अमेरिकन में अलग अलग तरह से बोलते भी हैं। सो एलिफेंट्स मैंने बना दिए, जैसे कि कार, कैट, से बना दिया, तो इसकी वेराइटीज जो वेरियस फॉर्म्स बना देती हूँ मैं, उसी को एलिफेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन में लिखना है। 7th क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल साउंड्स। कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल साउंड्स में ये चीज है कि इसमें तुम्हें याद करना पड़ता है, तो ये क्वेश्चन बनने का तो भाई पक्का 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 चांस है, 100%।
लेकिन दिस इज नॉट इजी टू लर्न. इतना इजी नहीं है कि आप कॉन्सोनेंट वोवेल साउंड्स अगर आपने ढंग से समझा नहीं आप तुरंत याद कर लो. एंड अगर नहीं हो रहा है, यू कैन लीव इट वेरी इजी, यू कैन लीव इट, बिलीव मी, हो जाएगा पेपर. 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. सो बाकी अगर 6 कर लिए हैं तुमने अच्छे से, तुम्हारा पेपर हो जाएगा. यू डोंट नीड वरी अबाउट दिस. 7th वाला नहीं भी करते हो चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द स्पीच मैकेनिज्म और ऑर्गन्स ऑफ स्पीच. देखो ये ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जैसे हमारे यहाँ तो प्रोजेक्ट में दिया गया था बनाने को, तो बच्चों को ऑलरेडी आता है, लाइक उस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी. पर जिसको नहीं आता है उनके लिए मैं बता दूं, ये भी छोड़ सकते हो आप, कोई एज सच हार्ड फास्ट रूल नहीं है. 4 क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चन में से बन जाएंगे पक्का. तो स्पीच मैकेनिज्म और ऑर्गन ऑफ स्पीच में मैं शॉर्ट में बता देती हूँ. जैसे कि ऑर्गन्स आपका पहले स्पीच मैकेनिज्म तुम्हें लिखना है कि जो भी आपके पूरे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो मिलकर आपके स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं. स्टार्टिंग में ये सब तुम्हें समझाना है पहले, ठीक है. तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनको हम देखते हैं. ऑर्गन ऑफ स्पीच मान लो जिनका यूज होता है, ठीक है. तो सबसे पहले आपका माउथ होता है भाई, नेजाल कैविटी होती है आपकी. देन आपका माउथ के अंदर टीथ है, आपकी टंग है, ठीक है. वो टंग कहाँ टच कर रही है, वो नजाल कैविटी से कौन से साउंड्स निकल रहे हैं, म न. जब आप बोलते हो तो एम और एन लिखना है, ठीक है. स्लैश में लिख करके ऐसे लिखा जाता है. ज्यादा ही बड़ा स्लैश बन गया, ओके, इसे बन नहीं रहा है राइट. ऐसे करके लिखा जाता है. एम लिखा है तुमने और ऐसे 2 स्लैश करके ऐसे लिखा जाता है. ये होते हैं एक अलग अलग. तुम्हारा हो गया ये फनीम होता है, ठीक है. दिस इज अ फनीम. जब फनीम्स भी लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, राइट. तो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच ये सब हो गए. इन्हीं के बारे में डिस्क्राइब करना है कि इन पे जहां जब आप इससे निकालते हो साउंड तो वही बन जाता है, राइट. माना आपके हो गए नजाल कैविटीज में, ऐसे डिफरेंट जगह से कौन से साउंड्स निकल रहे हैं ये तुमको पूरा बताना है. और ऑब्वियसली वोकल कॉर्ड से निकलता है, हमारा फैरिंग्स लैरिंग्स से निकलता है. एंड देयर आपका एपिग्लॉटिस का यूज होता है, ठीक है. इन सब का यूज होता है टू प्रोड्यूस अ साउंड. आई होप दिस इज क्लियर. अब वो बच्चे जिन्होंने अभी तक पेपर में कुछ नहीं पढ़ा है, 7-8 क्वेश्चन यू वांट टू लीव, यू कैन. 8 मैंने समझा दिया, ठीक है. अगर आ भी जाता तो थोड़ा तो लिख ही लोगे, ठीक है. 7-8 तुम चाह रहे हो लीव करना, लीव कर दो, कोई बात नहीं. बट बाकी क्वेश्चंस कर लीजिए, बहुत अच्छे से कर लीजिए, सो दैट यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू ग्रेट. लाइक बहुत अच्छा तुम्हारा मार्क्स आएगा. मैंने ज्यादा समझा दिए तो अब समझने में ज्यादा टाइम लगेगा. यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस देख लो. आई डिडंट गॉट सो मच ऑफ टाइम टू मेक द वीडियोस, तो मैं बना नहीं पाई. बट इट्स ओके, स्टिल यू कैन वॉच डिफरेंट वीडियोस. सब है यूट्यूब पे, ठीक है. सिर्फ वीडियो से समझ गया तब भी तुम बहुत अच्छे आंसर्स लिख लोगे. डू ऑल द 6 क्वेश्चंस वेरी वेल. और टाइम है, तो मैंने 6, 7, 8 भी समझाया, 8 समझा दिया, 7 बस देखना है, राइट. मतलब लर्न करना है ऑब्वियसली. तो हो जाता है, तो ये भी कर लो, कोई बात नहीं, कर लोगे वो आप, तो आपके लिए ही अच्छा है. बट या 6 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली कर लेना आराम से, राइट. सो उसमें भी अगर लग रहा है कि यार नहीं हो पा रहा है तो ऑब्वियसली ट्राई टू डू एटलीस्ट 4 और 5 ऑफ द अबव क्वेश्चन. पहले टॉप 4-5 को करने की कोशिश करना, ठीक है. सो आई रियली होप आपका पेपर बहुत अच्छा जाए. ऑल द वेरी बेस्ट चांस. एंड जैसा हमारा पेपर 9 गया, और पेपर 9 में क्या हुआ, 200% में से जो मैंने बताए थे एक क्वेश्चन आया था, एंड 100% में से हमारे सारे क्वेश्चन बन गए थे. सो टोटल 4 मतलब आप आराम से कर पा रहे थे. बट पीपल लाइक कि क्यों नहीं 200% में से 3 क्वेश्चन आने चाहिए थे, वो नहीं आया, राइट. सो इट्स ओके. बट पेपर 10, ओ गॉड, जितना हमने डिस्कस किया था, जितना मैंने तुम्हें सारी पोएम समझाई थी, भाई साहब सब आया था. पेपर 10 में 10 के 10 क्वेश्चन आते थे. डिसाइड करना मुश्किल था कि भाई कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें छोड़ना है, राइट. सो आई वाज आल्सो लाइक दिस, और मैंने तो लाइन से ही चारों कर दिए थे बिकॉज डिसाइड करने में टाइम वेस्ट होना. एंड वी जस्ट हैड 2 hours, ओके. सो मैंने फटाक से चारों लाइन से कर दिए थे. एंड ऐसा ही हमारा आई रियली होप पेपर नंबर 11A भी जाए. डिसाइड करना मुश्किल हो जाए कि राइट कौन सा क्वेश्चन छोड़ूं, कौन सा राइट. सब करना चाह रहे हो आप. सो डू सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. रियली होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए. और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज जस्ट गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. Bye, all the best again.